स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों का अभियान तेज। सोपोर में जमात इस्लामी संगठन के खिलाफ बड़ा सर्च ऑपरेशन। लखनऊ में सीएम योगी ने किया हर घर तिरंगा यात्रा का शुभारंभ। सीएम योगी ने किया संबोधित, कहा तिरंगे का अपमान किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं। ईरानी मीडिया ने जारी की राष्ट्रपति मुस्तफा खामेनेई की नई तस्वीरें। इजरायली मीडिया को दिया जवाब। इजरायल ने खराब सेहत का दिया था हवाला। नमस्कार, मैं पूनम तांगर, आप देख रहे हैं टीएमपी न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़े अपडेट के साथ, जहां सोपोर में पुलिस और सीआरपीएफ का बड़ा सर्च ऑपरेशन जारी है। जमात इस्लामी से जुड़े मामलों में तलाशी ली जा रही है और इसी के साथ ही यूएपीए केस में संदिग्ध दस्तावेजों की जांच जारी है। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरकर तलाशी शुरू कर दी है। तो बड़ा अपडेट, जहां गोलाघाट में सबसे ज्यादा परेशानी जो है वो लोगों की बढ़ती हुई नजर आ रही है। सीएम असम में बाढ़ से अब तक 99 लोगों की मौत हुई है। बड़ा अपडेट, जहां असम में लगातार बाढ़ से लोग प्रभावित नजर आ रहे हैं। ऐसे में आंकड़ा बढ़कर 99 हो गया है। बाढ़ से 1,47,000 से ज्यादा लोगों को विस्थापित किया गया है। उन्हें राहत शिविरों में पहुंचाया गया है और लगातार प्रशासन की निगरानी उन पर बनी हुई है। गोलाघाट में सबसे ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। बता दें कि असम में इस वक्त जो हालात बने हुए हैं बेहद चिंताजनक है। बता दें कि असम में बाढ़ से अब तक 99 लोगों की जान चली गई है। असम के 12 जिलों में बाढ़ का कहर जारी है। गोलाघाट में सबसे ज्यादा बाढ़ का प्रभाव देखने को मिल रहा है और इसी के साथ ही असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। बता दें कि गोलाघाट में सबसे ज्यादा परेशानी बढ़ गई है और इसी के साथ ही मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने प्रभावित इलाकों का दौरा कर टूटे तटबंधों की मरम्मत और पीड़ित परिवारों को जल्द मदद देने का आश्वासन दिया है। और इसी खबर को लेकर हमारे साथ असम से ब्यूरो चीफ असीम दत्ता जुड़ गए हैं। असीम, लगातार जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि असम में लगातार जो हालात हैं और बेहद चिंताजनक होते जा रहे हैं। कई लाख लोग जो है बेघर हो गए हैं और इसी के साथ ही प्रशासन की ओर से भी वहां राहत दी जा रही है। फिलहाल क्या कुछ अपडेट है, क्या राहत मिल पा रही है, परेशानी कम हो रही है? देखिए पूनम, उत्तरी असम में ये जो भयावह स्थिति पैदा हुई है, इस विभीषिका में प्रकृति का रुद्र रूप सामने ला गया है। क्योंकि देखिए, एक दो नहीं बल्कि अब तक प्रशासन 99 लोगों के शव बरामद करने में सफल रहा है और यह संख्या आगे और बढ़ने की भी पूरी संभावना है। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि ऊपरी असम में बाढ़ की इस भयावह स्थिति के दृश्य शायद इससे पहले कोई पीरियड में नहीं देखे होंगे। क्योंकि इतिहास के अनुसार, जो असम के इतिहास है, असम के इतिहास के अनुसार असम में वर्ष 1950 और 1998 में भी भयंकर बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई थी। वर्ष 1998 की तुलना में 1950 में आए भीषण भूकंप के साथ साथ भयंकर बाढ़ का भी उल्लेख असम के इतिहास में दर्ज है। और उसके बाद चालू वर्ष में ऊपरी असम में इस विनाशकारी बाढ़ की स्थिति देखने को मिली है, जो वास्तव में बेहद भयावह और दुर्भाग्यपूर्ण है। और देखिए, इस बार की स्थिति को लेकर ऊपरी असम के स्थानीय जागरूक लोगों और विभिन्न दल संगठनों का कहना है कि यह बाढ़ प्राकृतिक रूप से नहीं बल्कि मानव निर्मित बाढ़ है। क्योंकि ऊपरी असम में कोई इलाकों में हो रहे पत्थर और कोयला खनन के कारण ये बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई है, ऐसा पीड़ित जागरूक लोगों और विभिन्न दल संगठनों का आरोप है।
जिन पत्थर और कोयला खनन गतिविधियों से एक मौजूदा कैबिनेट मंत्री, एक बिल्कुल विधायक असीम, और इसे एक महिला। मानव निर्मित इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि जो बांध है असम में वो दशकों पुराने हैं और ऐसे में पुराने बांध जो है वो इतने ज्यादा पानी का जो प्रेशर है वो नहीं झेल पा रहे हैं और ऐसे में ये स्थिति जो है बिल्कुल आपने सही कहा कि मानव निर्मित ही है, क्योंकि बारिश हर साल होती है असम में, लेकिन इस साल का अगर नज़ारा असम में देखा जाए बेहद भयावह है और लगातार लोग मदद का हाथ भी बढ़ा रहे हैं, हर जगह से मदद पहुंच रही है, लेकिन क्या लगता है कि हालात कब तक सामान्य हो पाएंगे? देखिए, हालत के बारे में बोले तो ऊपरी असम के बाद वर्तमान में मूसलाधार बारिश और अरुणाचल प्रदेश से बढ़कर आने वाले पानी के कारण उत्तर असम और निचले असम में भी जलप्रलय जैसा स्थिति पैदा हो गई है। हालांकि ऊपरी असम की तुलना में यहाँ जो नुकसान की मात्रा कम है, लेकिन इस वर्ष असम में लगातार पैदा हो रही बाढ़ और जलप्रलय की स्थिति को लेकर कई जिलों के लोग अभी भी भयभीत है। और देखिए, इस बार की जो सरकार की ओर से बाढ़ पीड़ितों के बीच जो सहायता उपलब्ध कराई जा रही है अभी अब तक, वो अभी भी पर्याप्त नहीं है, ऐसा बाढ़ प्रभावित लोगों का कहना है। इसके अलावा सरकारी जो राहत में कई तरह की अनियमित जो और भ्रष्टाचार होने की जानकारी भी सामने आई है और यहाँ तक कि सरकार द्वारा हाल ही में जिन परिवारों के घर बाढ़ नष्ट हो गए हैं या जो भारत में पूरी तरह से सर्वस्व गंवा चुके हैं, उन्हें 15,000 रुपए देने के बादे में भी भ्रष्टाचार होने की जानकारी सामने आई है और वही मृतकों के परिवारों को 4 लाख रुपए देने का सरकार के जो वादे किए थे सरकार ने, वो वादे का विरोध करते हुए शिवसागर के स्थानीय विधायक अखिल गोगोई लगातार प्रत्येक मृतक के परिवार को 10 लाख रुपए देने की मांग करते आ रहे हैं। और आपने जो प्रश्न किया, उस प्रश्न के उत्तर में मैं ये बोलना चाहूंगा कि अभी जो ऊपरी असम में जो बाढ़ का स्थिति हुआ है, वो बाढ़ हम सभी लोगों को पता है, ये प्राकृतिक जो बाढ़ वो प्राकृतिक बाढ़ नहीं है, मानव सृष्ट बाढ़ है। तो इसलिए ऊपरी असम में सालों से जो पत्थर खनन और कोयला खनन हो रहा है, उनको बंद करने के बाद ही ये जो ऊपरी असम में जो भयावह स्थिति का जो बाढ़ का स्थिति देखा, ये बाढ़ का जो स्थिति का जो प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन होगा। या फिर जब भी बारिश होगा, जब भी नागालैंड में बारिश होगा, उसके बाद ऊपरी असम के कोई इलाकों, कोई जिलाओं में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। पूनम, बिल्कुल असीम, क्योंकि हर साल इसी तरह के हालात वहाँ बनते हैं। इस बार जो हालात हैं बहुत ज़्यादा ही चिंताजनक हैं और अगर बात कर ली जाए प्रशासन की, सरकार की, तो क्यों हालातों को सुधारा नहीं जाता है? क्योंकि बाढ़ आती है हर साल, स्थिति सामान्य हो जाती है और लोग भूल जाते हैं और फिर उसके बाद अगले साल का इंतजाम यहाँ सरकार और प्रशासन की ओर से नहीं किया जाता है और उसी का नतीजा है कि असम की ये स्थिति बनी हुई है। देखिए पूनम, सिर्फ 92 लोगों की मौत ही नहीं हुई है, बल्कि 10,000 से अधिक पशुधन की भी मौत हुई है और कोई 1000 बीघा जमीन रेत से पूरी तरह ढक गई है और जहां अब खेती करने या रहना संभव नहीं है और वहीं कई गांव पूरी तरह से तबाह हो गए हैं इस बात की स्थिति के लेकर। और दूसरी ओर अभी भी कोई बात पीड़ित अपना घर छोड़कर सड़कों पर आश्रय लेने के लिए मजबूर है। कुल मिलाकर ऊपरी असम में इस वर्ष आई बाढ़ की भयावहता को बयां करने के लिए शायद शब्द भी कम पड़ रहे थे। हालांकि यह भी उल्लेख करना जरूरी है पूनम कि केवल आम लोगों के सहयोग और देश के विभिन्न राज्यों के दयालु लोगों तथा सेलिब्रिटीज की मदद के कारण ही कोई बाढ़ पीड़ितों को 2 वक्त का भोजन और पहनने के लिए कपड़े मिल पा रहे हैं। अन्यथा अगर वे असम सरकार की मदद की उम्मीद में बैठे रहते तो शायद अब तक अनुमान से भी अधिक लोगों की जान चली गई होती। चलिए ठीक है असीम, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बड़ा अपडेट, अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। जहां सोपोर में पुलिस सीआरपीएफ का बड़ा सर्च ऑपरेशन जारी है। बता दें कि जमात इस्लामी से जुड़े मामलों में तलाशी अभियान भी शुरू किया गया। सीआरपीएफ के साथ मिलकर सोपोर में कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। ये कार्रवाई प्रतिबंधित संगठन जमात इस्लामी से जुड़े मामलों की जांच के तहत की जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक ये जांच गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत दर्ज केस से संबंधित है। तलाशी के दौरान संदिग्ध दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक
खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां बिहार के मधुबनी में दर्दनाक हादसा, 3 महिलाओं की मौत। मॉर्निंग वॉक से लौट रही थी 3 महिलाएं, अज्ञात वाहन ने बुरी तरह से कुचल दिया। अज्ञात वाहन ने 3 महिलाओं को टक्कर मार दी। मौत बेनीपट्टी में सड़क हादसे में सामने आई है। हादसे के बाद लोगों ने मुख्य सड़क जाम कर दिया है। मधुबनी में अज्ञात वाहन की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। बता दें कि पूरा मामला बिहार के मधुबनी के बेनीपट्टी थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां सुबह दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। जगदम्बा पेट्रोल पंप के पास मॉर्निंग वॉक से लौट रही 3 महिलाओं को अज्ञात वाहन ने बुरी तरह से कुचल दिया। हादसे में रीता देवी, करण देवी और फूलदाई देवी की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद नाराज स्थानीय लोगों ने वहीं गाजियाबाद के विजयनगर क्षेत्र में पुलिस और स्वाट टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 3 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान परमार्थ गर्ग और फिलाला, मोइन और सलूना के रूप में हुई है। उनके कब्जे से 21 किलो गांजा बरामद हुआ है और पुलिस के मुताबिक कार्रवाई ऑपरेशन प्रहार के तहत कांशीराम आवास के पास की गई। आरोपी बिहार समेत अन्य जगहों से गांजा और स्मैक लेकर गाजियाबाद आसपास में सप्लाई करते थे। अगली खबर का रुख करेंगे। श्रावणी मेला में कांवड़िए और श्रद्धालु की सुविधा के लिए बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने जमुई से सुल्तानगंज होते हुए देवघर के लिए स्पेशल बस सेवा शुरू की है। आज से 2 बसें चलेंगी। जमुई से बस दोपहर 12 बजे रवाना होगी, जबकि देवघर से सुबह 8 बजे जमुई के लिए चलेगी। जमुई से सुल्तानगंज का किराया 137 रुपये और देवघर से जमुई का किराया 200 रुपये तय किया गया है। इससे श्रद्धालुओं को दोनों प्रमुख तीर्थस्थलों के बीच सीधी परिवहन सुविधा मिलेगी। वहीं श्री कृष्ण जन्मस्थान की मुक्ति के लिए आज गोवर्धन में भव्य हवन पूजन के साथ कार सेवा का शंखनाद किया जाएगा। इस आयोजन में देश भर से संत महंत शामिल होने के लिए जुटे हैं। श्री चित्रगुप्त पीठ में विधि विधान से हवन के बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी। मथुरा पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है और बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना है। हालांकि कार सेवा की वास्तविक तिथि अभी घोषित नहीं की गई है। प्रशासन पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। डिडवाना में सीवरेज की समस्या से लोगों को भारी परेशानी हो रही है। शहर के कई इलाकों में सड़कों पर गंदा पानी बह रहा है, जिससे बदबू और कीचड़ के कारण चलना मुश्किल हो गया है। रोडवेज बस स्टैंड और न्यायालय परिसर के बाहर हालात जो हैं वो बेहद खराब हैं। लोगों का आरोप है कि शिकायत के बावजूद नगर परिषद कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। गंदगी की वजह से बीमारियों का खतरा भी बढ़ रहा है। देख रहे हो आप, सीवरेज की गंदगी कैसे आ रहे लोग यहाँ से आना जाना कर रहे हैं, गंदगी में पैर डल रहे हैं उनके और ख़राब हो रहे कपड़े। ये गंदगी देखो सीवरेज की बहुत ज़्यादा रोड पे आ रही है, पर प्रशासन और नगर पालिका इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और राजस्थान सरकार, बीजेपी सरकार की ये हालत है, देखिए जो गंदगी रोड पे आ रही है। मुस्तफा खामेनेई की सेहत पर इजरायली दावे खारिज कर दिए गए। बता दें कि ईरानी मीडिया ने मुस्तफा खामेनेई की तस्वीर की जारी ईरान ने बिना तारीख वाला एक वीडियो जारी किया है। इजरायली मीडिया रिपोर्ट पर ईरान का जवाब देखने को मिला। वीडियो से वहीं बलिया में एक नवविवाहिता अपने लापता पति की तलाश में दर दर भटक रही है। पीड़िता का आरोप है कि वो थाने से लेकर आला अधिकारियों तक गुहार लगा चुकी है, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हो रही। महिला के मुताबिक कोर्ट मैरिज के बाद ससुराल पक्ष नाराज था। 30 तारीख से उसका पति गायब है और तब से उसकी तलाश में भटक रही है। पीड़िता ने पुलिस पर टालमटोल और दुर्व्यवहार का आरोप लगाया। मामले में अब तक पति का कोई सुराग नहीं मिल सका है। महिला ने पुलिस से जल्द पति को खोजने की मांग की है। वहीं आगरा में वर्दी में डांस करते एक डिप्टी रेंजर का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो एतमादपुर के बिहारीपुर नर्सरी का है, जिसमें डिप्टी रेंजर महेंद्र कुमार डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में अन्य कर्मचारी भी मौजूद हैं और डांस का आनंद लेते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि वीडियो की तारीख और समय की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो पाई। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सीतापुर में अवैध असला फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया है। कोतवाली नगर पुलिस और एसओजी की संयुक्त कार्रवाई में 2 हिस्ट्री शीटर गिरफ्तार किए गए। मौके से 315 बोर के 3 और 12 बोर के 4 तमंचे, एक अर्धनिर्मित तमंचा, 5 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। इसके साथ ही असलाह बनाने के उपकरण, भट्टी और मशीन भी जब्त की गई। पुलिस के मुताबिक फैक्ट्री झाड़ियों के बीच संचालित हो रही थी।
कुछ आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। एसपी अंकुर अग्रवाल ने टीम को 25,000 रुपए इनाम देने की घोषणा की है। देखिए, आप सभी जानते हैं कि लगातार जनपद के अंदर जो प्रभावी कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है, उसमें आज एसओजी द्वारा, थाना कोतवाली द्वारा, सीओ साहब, एडिशनल एसपी साहब द्वारा सभी के मार्गदर्शन में एक जो शस्त्र फैक्ट्री है जो इलीगल चल रही थी, इसका भांडाफोड़ हुआ है। कोतवाली नगर में लगातार आप जान रहे हैं जो घटनाएँ हो रही थी, जिसमें इलीगल वेपन से फायरिंग की कुछ घटनाएँ सामने आई थी। तत्काल इसको संज्ञान में लेते हुए एसओजी को एक्टिव किया गया, थाना कोतवाली पुलिस को एक्टिव किया गया और इसमें आज 2 लोगों को अरेस्ट किया है। उनके पास से जो शस्त्र बनाने की फैक्ट्री के सामान है वो सब मिले हैं इनके पास से। इनकी और पूर्व में भी काफ़ी मुकदमे दर्ज हैं और इनके पास से 315 बोर के 3 तमंचे मिले हैं। गाजियाबाद में बुर्के में कांवड़ यात्रा कर रही तमन्ना मलिक और अलीशा बानू चर्चा में हैं। दोनों हरिद्वार से गंगाजल लेकर डासना देवी मंदिर की ओर बढ़ रही हैं। तमन्ना मलिक का कहना है कि वो पूरी श्रद्धा के साथ 11 अगस्त को भगवान शिव का जलाभिषेक करेंगी। उनके साथ अलीशा बानू और पति अमन त्यागी भी यात्रा में शामिल हैं। वहीं प्रशासन ने सुरक्षा का हवाला देते हुए नोटिस जारी कर दिया था, लेकिन दोनों महिलाएं अपनी यात्रा जारी रखे हुए हैं। मैंने भोले बाबा से क्या मांगा था, किस तरह मैंने अपने भोले बाबा में आस्था रखी, किस तरह मैं सनातन धर्म को मानती हूँ, ये सारी दुनिया जान चुकी है फरवरी में। लेकिन मैं इस बार इन बहना का समर्थन करने आई हूँ जो कि गाजियाबाद की रहने वाली अनीसा बानो हैं। इनके समर्थन में आई हुई हूँ। क्या इनकी मांग है जो इनके साथ आए आप? क्योंकि इन्हें इस्लाम में इंसाफ नहीं मिला, इस्लाम के हिसाब से नहीं मिला, कुरान के हिसाब से नहीं मिला, जो मौलाना दाढ़ी रखाकर टोपी ओढ़ के बैठे हुए हैं उनके हिसाब से नहीं मिला। वजह ये कि मैंने मदद मांगी है अपने बच्चों के लिए कि मेरे बच्चे मेरे को मिल जाए और मुझे पूरी उम्मीद है कि महादेव मुझे बहुत जल्द मेरे बच्चे लौटाएं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा के दौरान जलभराव और कचरे की वजह से चर्म रोग का खतरा बढ़ गया है। लगातार बारिश और जगह जगह जमा गंदगी से संक्रमण फैलने की आशंका बढ़ रही है। डॉक्टर्स के मुताबिक नमी, पसीना और गीले कपड़ों में रहने से फंगल इन्फेक्शन तेजी से बढ़ रहा है। कांवड़ियों और स्थानीय लोगों को साफ सफाई और सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। लोग काफ़ी मिल रहे हैं और चर्म रोग के पेशेंट्स के अटेंडेंस भी बढ़ गई है। इस दौरान हमें चर्म रोग के पेशेंट्स की अटेंडेंस भी बढ़ गई है और ख़ासकर फंगल इन्फेक्शन बढ़ा है। इस दौरान फंगल इन्फेक्शन काफ़ी बढ़ा है। उसी के साथ साथ उसमें सुपरेटेड इन्फेक्शन जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, जिसको हम लोग आम भाषा में फोड़ा फुंसी बोलते हैं, वो भी बढ़े हैं। इन्फ्लेमेशन ये भी बढ़ा है और एलर्जिक रिएक्शंस भी बढ़े हैं। खगड़िया में बागमती नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर बना हुआ है। संभावित बाढ़ और कटाव को देखते हुए जिलाधिकारी ने प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से जलस्तर और बचाव कार्यों की जानकारी ली। जिलाधिकारी ने संवेदनशील इलाकों को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। और अब आपको सुनाते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं। ठाकुर रोशन सिंह, अस्फाउल्लाह खान, चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र प्रसाद लाड़ी जैसे महान क्रांतिकारियों के नेतृत्व में भारत के लोगों की गाड़ी कमाई को लूटकर जो अंग्रेज ब्रिटेन ले जाना चाहते थे, इसी स्थान पर इन क्रांतिकारियों ने उस खजाने को अपने कब्जे में लेकर के भारत की आजादी को एक नई ऊंचाइयां प्रदान की थी। आजादी के इस पूरे अभियान के दौरान आज मुझे सौभाग्य मिला है कि उनमें से बहुत सारे ऐसे चेहरों को उनकी वर्तमान पीढ़ी को हमें इस मंच पर सम्मानित करने का अवसर प्राप्त हुआ है, जिन क्रांतिकारियों ने अपना पूरा जीवन भारत माता के लिए समर्पित कर दिया था। श्री सचिंद्र नाथ बख्शी,
काशी में पैदा हुए, आजीवन कारावास की सजा हुई। मनमथ नाथ गुप्ता काशी में पैदा हुए, आजीवन कारावास की सजा हुई। उनकी जागीर को ब्रिटिशर ने जब्त कर लिया था। सचिंद्रनाथ सान्याल काशी में पैदा होने के बाद अंतिम श्वास उन्होंने गोरखपुर में ली। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, गोरखपुर जेल में उन्हें फांसी दी गई। ठाकुर रोशन सिंह, अस्फाउल्लाह खां, राजेंद्र प्रसाद लाड़ी, इन सभी महान क्रांतिकारियों को भी गोंडा, फैजाबाद और प्रयागराज की नैनी जेल में फांसी दी गई। चंद्रशेखर आजाद, उन्होंने कहा था कि आजाद हमेशा आजाद रहेगा और अंतिम दम तक वह अंग्रेजों से लड़ते लड़ते प्रयागराज की धरती पर शहादत को प्राप्त किया था उन्होंने। यानी ये वे क्रांतिकारी हैं जिन क्रांतिकारियों का एक ही उद्देश्य था और वह था भारत माता की आजादी, भारत की गुलामी की बेड़ियों को तोड़ करके ब्रिटिशर को भारत से भगाना है, अपने देश को आजाद कराना है। बहनों और भाइयों, जब हम काकोरी ट्रेन एक्शन की इस 101वीं तिथि का आयोजन यहां पे काकोरी के इस ऐतिहासिक स्थल पर कर रहे हैं, तब हमें इस बात को याद रखना होगा, ब्रिटिशर ने इसे डकैती कहा। दुर्भाग्य से स्वतंत्र भारत में भी जिन लोगों के हाथों में सत्ता आई, उन्होंने भी काकोरी डकैती कांड के नाम पर इस घटना के क्रांतिकारियों को अपमानित करने का काम किया था। वे भी लगातार, चाहे वह काकोरी ट्रेन एक्शन की घटना हो, चाहे वह चोरी चोरा की घटना हो, इन सबको इन लोगों के द्वारा कमतर आंकने का प्रयास हुआ। और उस समय तो 1922 में जब चोरी चोरा की घटना गोरखपुर में घटित हुई थी, कांग्रेस ने आंदोलन स्थगित कर दिया, मुंह मोड़ लिया। चोरी चोरा की घटना में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने मुकदमा लड़ा था क्रांतिकारियों की ओर से। और यहां पे बहुत सारे क्रांतिकारी ऐसे थे जिन्हें आजीवन कारावास की सजा हुई, और सजा कराने वाला कोई और नहीं, लखनऊ के ही कांग्रेस के 2 नेता थे जो वकालत करते थे। दुर्भाग्य से शर्मनाक तरीके से उन्होंने उनके खिलाफ पैरवी की और आजादी के बाद भी इन क्रांतिकारियों को जो सम्मान मिलना चाहिए था, सचिंद्र नाथ बख्शी उनमें से एक महान क्रांतिकारी थे, मनमथ नाथ गुप्ता उनमें से एक क्रांतिकारी थे जिनको सजा कराने का पाप किसी और ने नहीं, उस समय के कुछ कांग्रेसी नेताओं ने किया था। बहनों और भाइयों, भारत गुलाम ऐसे ही नहीं हुआ। भारत की गुलामी के कारण से हमारी आपसी फूट, हमारे साथ होने वाले षड्यंत्र और ये फूट आज भी जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर भारत को कमजोर करने वाली ताकतें लगातार कर रही हैं। हमारे खिलाफ होने वाले षड्यंत्र, ये षड्यंत्र आज इसका एक तीसरा माध्यम भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म हो गया है।
जितनी भी भारत विरोधी ताकतें हैं, उनके द्वारा इस प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग करते हुए भारत के खिलाफ अफवाह पैदा करना, दुरुपयोग करना और उस षड्यंत्र को। लखनऊ से आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए TNP न्यूज़।